हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। सो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा टॉपिक दैट इज एटम कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डुअल नेचर कवर कर लिया है। तो आप ये तीनों सब्जेक्ट तीनों टॉपिक में जो कह रहे हैं क्या बोलते हैं डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इन्हें तीनों को एक साथ पढ़िए। आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसका वेटेज 10 to 12 नंबर का है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक्स। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है काफ़ी आसान है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि इनसे जो आपका क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है दैट विल बी जनरली एमसीक्यू बेस्ड और इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। बहुत रेयर चांस होगा कि केस स्टडी में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस हमने डुअल नेचर ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसकी वीडियो हमने प्रीवियस ईयर में डाल रखी थी। तो आप वहाँ से डुअल नेचर कवर कर सकते हैं एंड रिगार्डिंग एटम्स वो हम आज की क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। सो ये एक सिंगल वीडियो में हम एटम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एटम्स। तो ये जो एटम्स की डिस्कवरी है और इससे रिलेटेड जो फिनोमिना है, इट इज नॉट अ वन डे इवेंट कि एक दिन में ऐसा सब कुछ हो गया हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद मैनी साइंटिस्ट इंक्लूडेड, धीरे धीरे कुछ प्रपोजल्स आए, उन प्रपोजल्स में कुछ कमी निकली और उन कमियों को सही करते करते हम फाइनली नील बोर पे जाकर रुक गए एंड वी डिसाइडेड दैट नील बोर्स मॉडल इज द परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉडल, जिसे हम हाइड्रोजन लाइक एटम भी कहते हैं। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई वहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जो आपकी सिलेबस और कैरिकुलम के बाहर है। क्वांटम मैकेनिक्स ने उन्हें कुछ और बातों के तहत फर्दर नील बोर के मॉडल में भी कुछ और डेवलपमेंट्स किए। हमें अपने टॉपिक में, अपने सिलेबस में नील बोर तक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो इसकी शुरुआत होती है अपना जे थॉमसन के साथ। तो जे थॉमसन अपना प्लम पुडिंग मॉडल देते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन क्या बताते हैं कि ये जो एटम है, इसकी रचना या इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है दैट इट इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। और वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें ये बीज होते हैं उसके ब्लैक 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 ब्लैक, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द एटम। पर ये जो मॉडल था, ये जे थॉमसन का मॉडल, ये बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो गया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया था कि कैथोड रे कंप्लीटली पास हो जा रही थी किसी फॉइल से या किसी मटेरियल से। तो ये कंप्लीटली भरा हुआ तो नहीं हो सकता, अगर वो पास हो रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी यहाँ पर। ठीक है, और जब हम मेटल को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ना कि पॉजिटिव चार्जेस का। अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस का भी एमिशन होना था और नेगेटिव चार्जेस का भी। पर जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं नेगेटिव चार्जेस का एमिशन, ना कि पॉजिटिव चार्ज का एमिशन। सो जे थॉमसन का मॉडल उस एस्पेक्ट पे फेल हो गया था। देन रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स विच वर जाइजर एंड मार्सडन, उन्हें कहा कि यार भैया तुम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखो और एक अल्फा पार्टिकल की बीम लो और इसे ना जरा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से पास करके देखो। तो जाइजर मार्सडन ने अल्फा पार्टिकल की बीम को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से पास करके देखा एंड वन ऑफ दोस मटेरियल्स वाज गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल से एक बहुत बेहतर रिजल्ट उन्हें देखने को मिला, जिस रिजल्ट को लेकर वो अपना रदरफोर्ड के पास गए कि सर देखो देखो ये हमने ऑब्जर्वेशंस किए जो आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने जो जो ऑब्जर्वेशंस किए थे वो रदरफोर्ड को बताए। रदरफोर्ड ने उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स बनाए और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मार्केट में आया ही था कि साइंटिस्ट ने उसमें भी कमियां निकाल दी। पहली कमी मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग निकली और दूसरी स्पेक्ट्रम से निकल गई, मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफी से। देन रदरफोर्ड को करेक्ट करने के लिए फाइनली नील बोर ने 1913 के अराउंड अपना मॉडल दिया था, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो उन्होंने 3 रूल्स बताए थे, दे बिकम द अल्टीमेट रूल्स या फिर अल्टीमेट पोस्टुलेट्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुए वो समरफील्ड और क्वांटम थ्योरी है, दैट इज आउट ऑफ आवर करिकुलम एज आई डिस्कस इन द वीडियो अर्लियर। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी तेजी से और 1-1.5 घंटे का राउंड हम इन सबको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से। इनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, in which he said that
positive and negative charges are spread in the whole volume of the atom. ठीक है, और ये मॉडल बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड हो गया. बिकॉज क्यों डिस्कार्ड हुआ, उसके रीजन थे दैट कैथोड रे passed through some materials which ultimately led to failure of Thomson's. तो एक्चुअली में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो थॉमसन मॉडल से नहीं बल्कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज, किसने करा था ये मैंने अभी आपको नाम बताया. दो उनके रिसर्च स्कॉलर्स थे जिनका नाम था जाइजर एंड मार्सडन. दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय Geiger and Marsden under the watch of Ernest Rutherford. ठीक, क्लियर. तो मैं एक आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, अल्फा स्कैटरिंग डायग्राम. मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है उसे. सो दिस इज एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम. तो देखो यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स हैं. ये जो लेड ब्रिक्स है ये अल्फा पार्टिकल की बीम को इधर उधर भटकने से रोकता है, तो इट कॉलिमेट्स द बीम. ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं. अल्फा पार्टिकल, अब आप न्यूक्लियस में पढ़ोगे कि एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन एक रेडियो एक्टिविटी डीके का प्रोसेस है. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी डीके में अल्फा पार्टिकल कैसे होता है वो न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको. तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम आई और बीम आके गोल्ड फॉइल पे टकराई. अब अगर तो एटम में पूरी जगह घिरी हुई होती तो क्या होती है, गोल्ड फॉइल में से कोई सा भी अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाता और टकरा के इधर उधर स्कैटर हो गया था. बट जाइजर और मार्सडन ने पाया कि ऑलमोस्ट 99.9% पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, अनडेविएटेड यहाँ से पास हो रहे थे. तो अनडेविएटेड कोई दीवार से निकल जाए, ये कैसी हैरानी वाली बात है ना, कि अगर एक दीवार है पूरी भरी हुई है और आपने वहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट करवाए तो ये मेरे हाथ से पार्टिकल आर पार कैसे हो रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होगी ना जो मेरे को देखने को नहीं मिल रही है. मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या होगी, खूब सारी एम्प्टी स्पेस. तो गोल्ड फॉइल के साथ भी ऐसे ही हुआ. देखने में तो गोल्ड फॉइल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह लग रही है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं देखूं तो वहां पर क्या है, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है. इसी कारण से ये सारे अल्फा पार्टिकल्स 99.9% क्या हो गए, इस गोल्ड फॉइल से अनडेविएटेड पास हो गए. और ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई थी ब्लैक कलर की, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हुए, तो यहाँ पर लाइटिंग हुई. तो यहाँ पर हमें डिटेक्टर से ये घुमाया हमने इस डिटेक्टर को, तो पता चल गया कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मिले. ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अनडेविएटेड यहाँ से पास हो रहे हैं और स्क्रीन पर पाए जा रहे हैं. ठीक है, काफी हैरानी की बात थी ये, क्योंकि इससे पहले जो थॉमसन का मॉडल बता रहा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिला. ठीक है, दूसरी बात ये थी कि इनमें से ये जो अल्फा पार्टिकल फेंके तो हर 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था या 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा था, और 1,00,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, बिल्कुल 180 डिग्री से वापस आ जा रहा था. ठीक है, तो ये तीनों बातें लेकर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास गए दोनों, कौन, जाइजर और मार्सडन. उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने कंक्लूजन बनाए और अपना पहला एटॉमिक मॉडल दिया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या थी ये मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ. तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99.86%
passed undeviated through the gold foil. ठीक है, about 0.14% deviated by more than 1 degree. This is all data. ठीक है, about 1 in 8,000 deviated by more than 90 degree and about 1 in 1 million return back by 180 degree. ठीक है, अब इसके बेसिस पर जो कंक्लूजन बनाए रदरफोर्ड ने वो कुछ इस तरीके से थे। तो देखो, गौर से देखो, एक एक करके मैं इन कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है आज के ज़माने में, अब देखें तो, पर उस ज़माने में एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी मतलब नई बात थी ये। ठीक है, तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। ठीक है, डाटा दिखा रहा है कि सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अनडेविएटेड पास हो जा रहे हैं। तो इस डाटा से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। मतलब एटम को अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से क्या है, खाली है, यहाँ खूब सारी खाली स्पेस है और कुछ छोटी सी जगह में ही एटम का सारा मास रिसाइड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही बताया, एज 0.14% डेविएटेड इट रिप्रेजेंट दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस He++। He++ की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज को डेविएट करने के लिए बीच में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो डेविएट होंगे नहीं, वो तो अट्रैक्शन होगी, सीधे जाकर टकरा जाएंगे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या प्रोड्यूस करेंगे, डेविएशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एज 1 in 10⁶ स्कैटर्ड बाय 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर, ये कोने वाला नहीं दिख रहा है। दिस मीन्स दैट दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि 1,00,000 में सिर्फ एक ही पार्टिकल वापस घूम के आया था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने निकाला कि पॉजिटिव चार्ज तो है, पर अगर एटम इस सिटी के बराबर है हमारी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि एटम जैसे देहरादून के बराबर है। तो जिस रूम में मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसके एटम के कंपैरिजन में जिसमें पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है न्यूक्लियस, वो उस रूम के बराबर है। सोच रहे हो आप कितना डिफरेंस है। तो जो एटम का साइज है दैट इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज और मास डिसाइड करता है उसका साइज आता है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ऑलमोस्ट 10⁻5 मीटर्स का फर्क है। देखो, एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसे एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। और न्यूक्लियस का साइज आया 10⁻⁻15 मीटर, इसे क्या कहते हैं, फर्मी। अब ये बताओ ये इससे कितना बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस बाय 10⁻5। तो अगर मैं दिखाऊं तुम्हें कि ये एटम है तो तुम कहोगे सर न्यूक्लियस का है, ये एटम के कंपैरिजन में सिर्फ इतनी सी जगह क्या है, न्यूक्लियस। अगर इतना बड़ा एटम है तो इतनी सी जगह पे क्या है, न्यूक्लियस, बाकी सारी स्पेस क्या है, खाली। खाली स्पेस मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से अगर रिवॉल्व, जो हम फर्दर अभी समझेंगे, वो आगे बताया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के ये कंक्लूजन हो गए। अब कंक्लूजन के बेसिस पे इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो क्या है रदरफोर्ड्स मॉडल, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये बताता है दैट all the electrons revolve around the nucleus with nucleus in circular orbits with the nucleus being at its center, है ना। ठीक है, और आप लोगों को पता है
मैकेनिक्स बताती है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो उस पर एक फोर्स तो डेफिनेटली लगती है। कौन सी होती है फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है आर रेडियस में, इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर आती है? के Q1 Q2 by which is nothing but Coulombic force, that is K Z E upon R square। और ये कूलम्बिक फोर्स ही इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ, सेंटर के अराउंड चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इन्होंने बताया ये किसके बराबर होगी? mv स्क्वायर बाय आर। तो सीधा साधा सिंपल सा मॉडल था रदरफोर्ड का कि न्यूक्लियस सेंटर में है, सारा मास और सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के क्या कर रहा है? गोल 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 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आशिक की तरह घूम रहा है। ठीक है, गोल 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 इसके चक्कर लगा रहा है। क्लियर? न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में। ठीक, चलो, तो ये तो हो गई रदरफोर्ड की बात। खत्म थोड़ी हुई है बात, या तो बातें शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आया? कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो क्या ड्रॉबैक्स थे? तो पहला ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कह के गए थे या कह रहे थे उस समय पर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जहां उन्होंने लॉज ऑफ ईएम वेव्स दिए थे, तो उनका कहना था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूमेगा तो वो डेफिनेटली एक्सेलरेट कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन है उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जब चार्ज पार्टिकल घूमेगा, तो एक बात कही उन्होंने कि हर चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है तो इट कंटिन्यूअसली एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है। तो अगर एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो उसका सर्कल क्या होता जाना चाहिए था? छोटा 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 छोटा, और स्पाइरल करते 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 उस इलेक्ट्रॉन को कहां कोलैप्स हो जाना चाहिए था? न्यूक्लियस के अंदर। तो ना पॉजिटिव चार्ज बचता, ना ही नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो ना एटम होता, ना ये यूनिवर्स होती, ना हम होते, ना आप होते, ना ये ग्रुप ऑफ एटम्स एटम की पढ़ाई कर पा रहे होते। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर पहला फ्रंट था जहां पर क्या हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। दूसरी बात जहां पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल होता है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? घूमते घूमते कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इससे जो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, वो भी एक कंटिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए था। जैसे पुराने जमाने में जब टीवी खराब होता था, तो टीवी जैसे सिग्नल जाता था या केबल जाता था, तो ऐसे लाइनें आ जाती थी ना टीवी में, ऐसे करके बैंड आ जाते थे, पिंक, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे बैंड की तरह दिखना चाहिए था। बट होता क्या है? एक सिंगल सिंगल लाइन दिखती है, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, जिसे फर्दर किसने एक्सप्लेन करा था? नील बोर ने। ठीक है, तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ चेंजेस, हमने नहीं करे, किसने करे? नील बोर ने चेंजेस करे रदरफोर्ड मॉडल में, ताकि मॉडल ऑफ एन एटम एक्सेप्टेबल बन सके। तो पहला क्या था? अकॉर्डिंग टू
the electron should collapse into the nucleus, which is impossible. मैटर की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, मैटर एनाहिलेट हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ऐसा होता तो। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सिंस द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा was found out to be a line spectra। क्या होगा मतलब, मैं समझाता हूं। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सिंस द इलेक्ट्रॉन is continuously emitting radiations, therefore the spectra should have been a continuous spectra। अब देखो समझो, रदरफोर्ड के हिसाब से स्पेक्ट्रा कैसा दिखना चाहिए था? कुछ ऐसा। ठीक है, विड्थ तो नहीं चाहिए थी स्पेक्ट्रा की कुछ ऐसा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा दिखना चाहिए था। पर एक्चुअल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कैसा होता है? एक्चुअल स्पेक्ट्रा होता है लाइन स्पेक्ट्रा की, एक रेड लाइन दिखी, फिर एक तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि कंटिन्यूस बैंड मिलने चाहिए थे, 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूस बैंड ऑफ एनर्जी। पर एक्चुअली में क्या मिलता है? डिस्क्रीट बैंड्स ऑफ एनर्जी, फिक्स रेडिएशंस आर एमिटेड, ठीक है, जिन्हें किसने एक्सप्लेन किया था? नील बोर ने। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद वी शैल कम ऑन टू नील बोर्स मॉडल। तो अब बात करेंगे नील बोर्स मॉडल। तो पहले ही डिस्क्लेमर या फिर एडवांस में नोटिस दे दिया जाए कि जो नील बोर का मॉडल है वो हर एटॉमिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इट कैन ओनली एक्सप्लेन द एटम्स विच आर इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो बोर gave his atomic model to explain hydrogen and hydrogen like atoms। अब आप कहोगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं कौन से भाई? He+, ठीक है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। Li2+, ठीक है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 तो ये क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, 2+ लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन खुद हो गया। सबके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नील बोर का मॉडल है ये किसको एक्सप्लेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जल्दी से आ जाते हैं और इनके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। तो पोस्टुलेट 1, तो नील बोर का पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एरे गैरे किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है, जिन्हें आप शेल्स भी कहते हैं। एंड दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड दिस
फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, क्लियर। तो पोस्टुलेट 1 कहता है द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in certain fixed orbits called as stationary orbits or shells, and while moving in these orbits, the electron do not radiate any energy। तो बोर ने रदरफोर्ड के पहली ड्रॉबैक को यहाँ पर सही कर दिया। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्टेन फिक्स्ड शेल्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। अब सबसे हाई प्रोबेबिलिटी तो उसके पहले वाले में ही पाई जाने की है, पर हो सकता है उसने एनर्जी गेन करी और वो दूसरे वाले में चले जाए, हो सकता है और एनर्जी गेन करी और उसने तीसरे वाले में चले जाए। ठीक है, तो एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड डजंट रेडिएट एनी एनर्जी। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा n इक्वल टू 1। दूसरे वाले शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो जाएगा 2। तीसरे वाले शेल के लिए n इक्वल टू 3। इन्हें k l m ऐसे शेल से भी पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 1। अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पे। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, कुछ नहीं है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब बोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड होगा मतलब इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दैट इज द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in only certain stable orbits for which angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। तो अगर मैथमेटिकली लिखे इसे तो L कितना होगा, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, इंटीजर, और इंटीजर बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 2 3 और कहाँ तक जाती है, अप टू इंफिनिटी। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं बोर के थर्ड पोस्टुलेट की। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनी orbit the electron can jump to another orbit by either absorbing or emitting fixed amount
of energy equal to the energy gap between those two orbits। अब ये बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी तुम्हें, आसानी से समझाएं तो आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये है अपना n इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे n इक्वल टू 1 को? ग्राउंड स्टेट है ना। और सपोज दिस इज आर n इक्वल टू 2। व्हाट इज n इक्वल टू 2? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन मस्त अपना ग्राउंड स्टेट में था का मतलब रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। कहीं से अचानक से इसे इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के बीच की एनर्जी मिल गई। मिली किस फॉर्म में? सपोज फोटोन की फॉर्म में। तो एच न्यू एनर्जी फोटोन अपने साथ लाया। वो एच न्यू एनर्जी किसके बराबर थी? इन दोनों ऑर्बिट्स के गैप के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को कंज्यूम करा, कंज्यूम करके इसके अंदर एक्स्ट्रा ताकत आई, और ताकत आई तो इसने क्या कराई? छलांग लगाई। कहाँ से कहाँ? पहले ऑर्बिट से दूसरे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर गया? पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। तो ये अपना घर छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब कोई भी घर छोड़ के जाता है तो ज़्यादा देर तक रुक तो पाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही जल्दी वापस आ जाता है। कितनी देर रुकता है यहाँ? सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड। और इतनी देर नए घर में रहने के बाद इसकी क्या होती है? घर वापसी। ठीक, अब घर वापसी हुई है तो जितना कर्जा यहाँ से लिया था वो चुकाना भी तो पड़ेगा। तो वो किस फॉर्म में चुकाए गए? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इसने एब्जॉर्ब किया ना, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसके रिगार्डिंग जो बनेगा। और ये जो इसने एमिट करा फोटोन, इसे क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। बस खत्म, बोर के 3 पोस्टुलेट। इन्हीं के तीनों मैथमेटिकल फॉर्म्स लेने हैं। तीनों मैथमेटिकल फॉर्म्स को हम अभी फटाफट लेंगे, और तीनों फॉर्म से हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो चलिए फटाफट करते हैं इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो पहली फॉर्म होगी mvn² बाय Rn। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है के होता है 1/4πε0 z टाइम्स ई, दैट इज z इज एटॉमिक नंबर, और ई क्या है? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, इनटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय Rn का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इज L equals to NH/2π, that is mvn Rn is equals to NH/2π। Let us call this equation number 2। ठीक है, क्लियर। और इक्वेशन नंबर 3 क्या होती है? इस लेवल को अगर मैं E2 बोलूँ, इसे E1 बोलूँ, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, या फिर h म्यू, दैट इज ये क्या है? डेल्टा। ये 3 इक्वेशंस हो गई। अब 3 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स कौन कौन है? एक तो r चाहिए अपन को, और एक चाहिए v। तो बड़ा बेसिक सा टास्क है, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं Rn निकालने की कोशिश करूं, यहाँ से एक Rn से एक Rn क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 Rn कितना मिल जाएगा मुझे? NH/2πm और Vn। लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसे डालें तो m Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn, तो कैंसिल हो गया यहाँ से ना, इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचेगा? Rn। अब Rn की वैल्यू कितनी है? NH इंटू 2πm और Vn। एक Vn से एक Vn कैंसिल, m से m कैंसिल, तो Vn की वैल्यू आ गई
के जेड ई स्क्वायर और ऊपर आ गया 2 पाई और नीचे आ गया एन एच। अब के की वैल्यू भी रख देते हैं फटाफट। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एच को इधर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एन, और यहाँ कितना आएगा जेड ई स्क्वायर, जेड को भी अलग ले लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, ई स्क्वायर और 2 पाई। तो अपने को मतलब है इस प्रोपोर्शनैलिटी से, दैट इज जेड बाय एन। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसल, 1 जा और 2 जा, तो ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच और जेड बाय एन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर, ठीक हो गया। अब ये E कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू कितनी है 8.8 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, क्लियर, और H 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो इन सब वैल्यूज को रखने के बाद हमें Vn मिलता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं हम Vn इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। ठीक, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। इसे नहीं बोलता, ऊपर वाले को बोलता हूँ, आर एन निकालने में आसानी होगी। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब Vn मेरे पास आ गया, तो Vn को कौन सी इक्वेशन में रखूँ मैं कि मेरे को आर एन मिल जाए? हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। तो लेट अस पुट 4 इन 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशन नंबर देखो आप, एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। अब वी एन की जगह कितना रख देंगे हम, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच और जेड बाय एन। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड में क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई। अब अपन को आर एन चाहिए तो बाकी सारी वस्तुओं को उधर भेज देंगे, तो आर एन। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ से आया 2 एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन ई स्क्वायर एम। ठीक, और यहाँ से क्या आ गया, एन एच भी आ गया, 2 पाई भी आ गया, और जेड बाय एन भी तो नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा एन बाय जेड। अब अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर आ गया इधर पर। ठीक है, और 2 आ गया और नीचे आ गया 2 पाई ई स्क्वायर और एम, और यहाँ क्या बच गया, एन स्क्वायर बाय जेड, है ना, क्लियर। तो 2 से 2 कैंसल, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड। अब फिर वही कहानी, ये सब तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम और ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है, आर नॉट बोलते हैं इसे, ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आर एन कितना आ गया, आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो वी एन का फॉर्मूला है ना, यहाँ कहीं मास नहीं आ रहा। ठीक, तो तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछने का उसका मन हुआ कि हाइपोथेटिकली मानो कि इलेक्ट्रॉन की जगह एक ऐसा पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ट्रिपल है। ठीक है, 4 सेम है, तो बताओ उसके nth ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट के वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा? कोई भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, वेलोसिटी इज nth ऑर्बिट इज मास इंडिपेंडेंट। ठीक, क्लियर, डन। चले, तो 2 काम हो गए अपने, आर एन निकल गया और वी एन निकल गया। ठीक, अब आगे निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी एन का स्क्वायर, तो हाफ एम, अब वी एन निकाल रखा हमने,
ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ई की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो कितना आ गया है, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। अब कंपेयर करो तो माइनस के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह है जेड ई और Q2 की जगह है ई अपॉन आर एन। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जेड बाय आर एन। अब आर एन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और पाई एम ई स्क्वायर चले जाएगा ऊपर। ठीक है, और कितना था, एन स्क्वायर बाय जेड, तो नीचे रख देते हैं एन स्क्वायर और भेज देते हैं जेड को ऊपर, का कांस्टेंट कर देते हैं एक तरफ। तो ये पाई से पाई एन स्क्वायर पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, पाई कटना चाहिए था, 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तभी पाई कटना चाहिए था। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी और ये आई नेगेटिव में। अब जरा गौर करो, काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की क्या दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे हाफ दिख रही है ना। ये देखो, अगर मैं इसे x बोलूं 1/4, तो ये क्या है 1/8, तो ये x/2 नहीं है क्या। अगर सोचो इस पूरे को मैं x मान लूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/4 है और यहाँ पर क्या है 1/8, 1/4 1/8 1/4 का क्या होता है एग्जैक्टली, हाफ। तो ये x/2 हो जाएगा ना। तो अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी अभी निकाली हमने, m ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर हम एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा 1/8 और यहाँ से आएगा 1/4। ठीक है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली साइड को और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा, 1 - 2 इज -1, तो ये कितना है -1/8 और एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाय एन। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है, माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो क्या पाया हमने, अगर मैं सबको कांस्टेंट की वैल्यू रख दूं तो इसकी वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ठीक। तो देखो यहाँ हमने सबसे पहले निकाली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, माइनस एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो इनमें रिलेशन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं रिलेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को
x मानो, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या आई, x/2, है ना, आधी आई ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी को देखो, यहाँ 1/4 था और यहाँ क्या आया 1/8। तो ऐसा लिख सकते हैं कि x क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दिस इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी है यही किसके बराबर आएगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव है बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। और बाकी वैल्यू देखो सब सेम है, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और टोटल एनर्जी की भी देखो कितनी है, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, बस यहाँ माइनस का साइन है और वहाँ प्लस का साइन। मतलब टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, कहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, आसान क्वेश्चन पूछना है तो सिंपल सी, वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के, तो उसके लिए आपका टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हो गया 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, और एन भी हो गया 1, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये कितनी आनी चाहिए, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका सम करके देख लो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दैट इज -27.2 + 13.6 कितना है, ये अगेन आ गया -13. ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो 2 वीडियो में 2 पार्ट्स में हमारा हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो इसे देखिए, नेक्स्ट वीडियो को फिर हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, और वहाँ पर आप क्या बोलते हैं इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, जहाँ पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड लाइन स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, लाइमन, बास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, उसे भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। देखते रहें, सीखते रहें। डन, ठीक है।